नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। इस समय देश में कोरोना का संकट चल रहा है और उसके साथ साथ एक बड़ा संकट चल रहा है प्रवासी मजदूरों का, हमारे कामगार भाइयों का, श्रमिकों का, जो लगातार बड़े बड़े शहरों से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और उनके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन वो इंतजाम न पूरे हैं, न उनसे काम निपट पा रहा है और लगातार मजदूरों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देते हुए अब राज्य सरकारों को एक नए आदेश दिया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सत्य हिंदी के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सत्य हिंदी से आपकी दोस्ती, आपका स्नेह, आपका प्यार मोहब्बत लगातार बना हुआ है और उस वजह से हम सच के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस रास्ते को, इस सफर को और मजबूत करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे जरूर क्लिक करें और हमारा सहयोग दें। अब बात प्रवासी मजदूरों की और सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो जो प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों में जा रहे हैं, अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करें और उनके लिए वहीं पर यानी अपने राज्यों में रोजगार की काम की व्यवस्था करें। उनकी काउंसलिंग भी की जाए और सरकार से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा कि कहां कहां कितने मजदूर पहुंचे हैं। केंद्र सरकार ने यह जवाब दिया कि करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रमिक जो हैं देश भर से अपने अपने घरों तक पहुंच गए हैं। उसके लिए 4000 से ज्यादा स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई गई हैं। राज्य सरकारों ने भी अपना अपना जो डिटेल्स थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर 9 जून को फैसला सुनाएगा। यदि डिटेल्स को देखें तो मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र से 11 लाख श्रमिक चले गए हैं, गुजरात से 20,50,000 श्रमिक गए हैं, ये राज्य सरकारों का आंकड़ा है। वेस्ट बंगाल से करीब 4 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। बिहार में 28 लाख प्रवासी श्रमिक लौट गए हैं, मतलब बिहार पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रेन से 21.68 लाख जो है, 6-8 लाख जो है श्रमिक पहुंचे हैं और 1,34,000 मजदूर बसों से और दूसरी व्यवस्थाओं से, सरकार ने कहा अन्य साधनों से पहुंचे, यानी पैदल भी पहुंचे होंगे, वो हैं। राजस्थान सरकार ने कोई आंकड़ा तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने लिखा कि प्रवासी श्रमिकों को भेजने पर हमने 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केरल ने 1 लाख लोगों को भेजा है और कर्नाटक ने 3 लाख लोगों को वापस किया। इससे भी आगे पंजाब सरकार ने एक बड़ा काम किया है कि वहां रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अपनी बसें भेजी हैं वहां से श्रमिकों को वापस पंजाब में लाने के लिए, क्योंकि वहां पर खेती का काम और जो कटाई का काम था उसमें बड़ा संकट हो रहा था इस सब पर। लेकिन ये सब चीजें परेशान कर रही हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए आज मेरे इस खास कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान, 2 बड़े पत्रकार मेरे मित्र भी हैं, वो हमारे साथ हैं। अजीत अंजुम जी हैं जो टेलीविजन पर, प्रिंट में लगातार काम करते रहे हैं और सोशल मीडिया पर श्रमिकों की तकलीफ को बहुत दर्द के साथ और तकलीफ को समझते हुए पेश करते रहे हैं। दूसरे मेरे मित्र राजेश बादल हैं जो राज्यसभा टेलीविजन के एडिटर रहे हैं, उससे पहले लगातार टेलीविजन में और अखबारों में मेरे साथ भी रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है पत्रकारिता का और लोगों को समझने का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि आपने एक तकलीफ को एक वीडियो के जरिए शुरू किया था जब कुछ श्रमिक पैदल जा रहे थे, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये बहस शुरू हो गई कि श्रमिकों को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। फिर राज्य सरकारों ने किराए की बात की, ये सब की। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा ब्लंट बोलूं तो मुझे इसमें प्रैक्टिकलिटी की बहुत मुश्किल लगती है। एक तरह से कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया और उसके बाद हम मान लें कि ऐसे राज्य सरकारें इतने मजदूरों को एकोमोडेट कर लेगी और उनके लिए रोजगार के अवसर तलाश लेगी, तो मैं इसमें एकदम नकारात्मक हूं और मुझे इसकी गुंजाइश कम दिखती है, बल्कि न के बराबर दिखती है संख्या बल के हिसाब से। अब हम शुरू करें बिहार, यूपी, 2 राज्यों की ही अगर बात करें विजय जी, एक शुरुआत जब ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, उससे पहले जब मजदूरों का पलायन शुरू हुआ और हमने सिलसिलेवार ढंग से राज्यों की, शुरू में राज्यों की देखें, बिहार का जो रवैया था वो मजदूर को लाना ही नहीं चाहते थे और कुछ तरफ से कुछ राज्यों का सकारात्मक रवैया शुरू में नहीं था। लेकिन हम
तुरंत अब की स्थिति पर आए, सुप्रीम कोर्ट की बात की स्थिति पर। एकमात्र यूपी सरकार है जिसने सबसे पहले, योगी ने कहा कि हम स्किल मैपिंग करेंगे जो मजदूर हमारे राज्य में आ रहे हैं वो। और अभी मैंने देखा कि 3 दिन पहले करीब करीब 23 लाख 27 लाख के आसपास मजदूर यूपी लौटे हैं, जिसमें से कहा जा रहा है एक आंकड़े के मुताबिक कि करीब करीब 23 लाख मजदूरों का अब तक 94-95 श्रेणियों में, कैटेगरी में उन्होंने स्किल मैपिंग कर ली है। अब वो जो स्किल मैपिंग की है उसमें ड्राइवर, दर्जी, प्लम्बर, सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन और दुनिया भर के ब्यूटिशियन, चाइल्ड केयर वाले, माली, कारपेंटर और निर्माण मजदूर, ये सब है। अभी यूपी है। और ऐसे ही बिहार की बात करें, बिहार के आंकड़े जो आपने पढ़े वो हैं ही कि 28 लाख मजदूर लगभग बिहार लौटे, वहां भी कहा जा रहा है 10 लाख की स्किल मैपिंग कराई गई है। मुझे ये सब चीजें ना ऐसे देखे आंकड़ों के लिहाज से तो एक सकारात्मक दिखता है कि सरकारें कुछ कागजी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कागजी मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी अगर देखें तो कहां से यूपी 24-25 लाख मजदूरों को और बिहार 24-26-28 लाख मजदूरों को कहां से स्किल मैपिंग के बाद रोजगार के अवसर तैयार करेगा या तलाशेगा। जो काम 60-70 साल में संस्थागत ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से होना चाहिए वो नहीं हुआ, अचानक कैसे होगा। मैं सिर्फ एक छोटे से पॉइंट से अपनी बात करता हूं, उसके बाद बाकी लोग, राजेश जी और आप कहें। भाई जैसे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की ही बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में देश में लगभग 6 करोड़ मजदूर है, सरकारी आंकड़े 5 करोड़ 10 लाख है, ऐसे लगभग 6 करोड़ मजदूर में 3.5 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बात। तो पहले तो जो सरकार की सुविधाएं और तमाम चीजों से वो बाहर रहते हैं, वो एक अलग पहलू। लेकिन मैं कह रहा हूं ये मजदूर, जिसमें बहुत बड़ी तादाद बिहार और यूपी के मजदूरों की है, किस कंस्ट्रक्शन में लगेंगे ये? क्या बिहार यूपी में उतना निर्माण होने लगेगा? जितने माली चले गए, जितने कारपेंटर चले गए, जितने प्लम्बर चले गए, जितने टेक्नीशियन चले गए, जितने जो चूना पेंट करने वाले होते हैं, ये सारी कैटेगरी के जो लोग गए, जैसे यूपी में ही 94 कैटेगरी कहा जा रहा है, इन सारी कैटेगरी के लिए कैसे काम तलाशा जाएगा? और वहां क्या इतने रोजगार के अवसर हैं और इतने काम हैं? अगर थे तो ये गए क्यों? और एक छोटी सी और बात विजय जी, ये अगर इनको काम मिलता तो नहीं जाते। जो मजदूरों की, जिन लोगों की मौतें हुई और जो पता चला कि 13,000 रुपए में नौकरी करते हैं सूरत जाके, 14,000 में करते हैं, 10,000 घर बेचते हैं, 3,000 में झुग्गी स्लम में रहते हैं, उन मजदूरों को वहां बिहार यूपी में कुछ लोग मनरेगा में, आप मनरेगा के अलॉटमेंट ज्यादा करके कुछ लोगों को मनरेगा में काम दे देंगे, लेकिन उनकी जो स्किल है उसके हिसाब से उतने काम के अवसर नहीं। एक छोटा सा बहुत आम है। अब देखिए सरकार का रवैया बिहार के बारे में शायद आपको पता होगा, मैं आज उस पर वीडियो करूंगा कि बिहार सरकार की तरफ, बिहार पुलिस की तरफ से, एडीजी की तरफ से एक चिट्ठी गई कि बहुत से मजदूर आए हैं, लाखों मजदूर, और उनको काम धंधा नहीं मिलेगा, वो तनाव में होंगे, अवसाद में होंगे, अनरेस्ट होगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा हो सकता है। ये रवैया बिहार पुलिस का था। और उसके बाद जब हंगामा मचा सोशल मीडिया पर तो उसको विड्रॉ किया गया और दूसरी चिट्ठी जारी की गई कि वो गलत चिट्ठी थी और माफी मांगी गई। तो ये तो संस्थागत सरकारों का रवैया है, उनको डर है कि इससे अनरेस्ट बढ़ेगा और चोरी डाके की घटनाएं होगी। तो मुझे लगता नहीं, सकारात्मक तौर पर बातें करने के लिए ठीक है, लेकिन इतने लोगों को वहां एकोमोडेट करना, मुझे इसमें गुंजाइश कम दिखती है। जी, आपकी बात बहुत वाजिब लगती है। राजेश बादल हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, आपने तो बहुत जमीनी पत्रकारिता की है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है, और मैं आपको उस जमाने से जानता रहा हूँ जहाँ आप छोटे छोटे मजदूरों, छोटे छोटे कलाकारों तक पे अपने इतने प्रोग्राम आपने किए हैं। अजीत जी जो बात कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इन दोनों के बीच में कोई आप जगह देखते हैं, या आप भी मानते हैं कि नहीं, कोई रास्ता नहीं है, ये वाला रास्ता नहीं अपनाया जा सकता, प्रैक्टिकल नहीं है? देखिए, अब चूंकि आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, तो मैं इस बात का तो स्वागत करूंगा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की चिंता तो जताई कि जो ऐसे प्रवासी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनकी रोजी रोटी का कुछ इंतजाम करने के लिए एक शुरुआत हुई, और इस शुरुआत के लिए उन्होंने राज्यों पर अपनी जिम्मेदारी डाली है। मैं ये इस निर्णय का स्वागत करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही एक पहल करने का निवेदन करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, सारे राज्यों में हाई कोर्ट, सारे जिलों में जिला कोर्ट, इन अदालतों में, इन हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों में और सुप्रीम कोर्ट में इतने श्रमिकों के पद, मजदूरों के पद खाली पड़े हैं। अगर वो वहीं अपने घर से शुरुआत करें और कम से कम 1 लाख श्रमिकों की नौकरी वो दे सकते हैं। वो गार्ड की नौकरी दे सकते हैं, वो सफाई कर्मी की नौकरी दे सकते हैं,
वो माली की नौकरी दे सकते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन की नौकरी दे सकते हैं, वो प्लम्बर की नौकरी दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पर कोई पूछताछ करने वाला नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कवायद 1 साल में पूरी कर ली तो मैं ये मानने को तैयार हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय राज्य सरकारें भी 2-3-4 साल में पूरा कर ही लेंगी। दूसरी बात, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके तहत राज्य सरकारों के लिए मुश्किल काम मुझे इसलिए लगता है कि अभी 3 जून तक 1 करोड़ श्रमिक ट्रेनों के जरिए पहुंचे हैं। मेरी जानकारी है कि करीब करीब 15-16 करोड़ श्रमिक पूरे देश में इस तरह से हैं, मजदूर हैं। तो अब इनका डाटाबेस तैयार करना, इनके बारे में जानकारी करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इनकी जानकारी करने के लिए उनको एक अलग मंत्रालय लगाना पड़ेगा। आपको याद होगा बीते दिनों 6 वर्षों के जब आंकड़े मांगे गए थे और केंद्र सरकार ने कहा था कि बड़ा बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने बेरोजगार इस देश में हैं। तो जब पढ़े लिखे बेरोजगार, जिनकी की रिकॉर्ड कॉलेज में होता है, जिनका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में होता है, जिनका रिकॉर्ड स्कूलों में होता है, अगर उनकी जानकारी केंद्र सरकार के पास नहीं है तो अनपढ़ श्रमिक, और माफ कीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ भेद करता हूं, क्योंकि जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, वो केवल अनपढ़ ही नहीं होते, वो पढ़े लिखे भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रवासी श्रमिक हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं और बड़े शहरों में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, टाइम कीपर की नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, साइट पर केवल मजदूरों की अटेंडेंस लेने का काम कर रहे हैं। तो जब ऐसे मजदूर हैं तो उनका रिकॉर्ड और डाटाबेस बनाने में 5 साल आराम से लगेंगे, और 5 साल के पहले अगर 30 राज्यों का आंकड़ा आ जाए विजय जी, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से विनम्र तौर पर माफी मांगने को तैयार हूं कि मेरा आकलन गलत था। तो अगर 5 वर्ष के बाद की पंचवर्षीय योजना हम बना रहे हैं तो फिर अलग बात है। जी अजीत जी, आपने जो बात की कि भाई सूरत में कोई मजदूर जो है 13,000 रुपए कमाता है और 3,000 रुपए में काम करता है 10,000 रुपए, तो हमारा सवाल भी यह है कि जब हमारे जो प्रवासी भाई है, जो कामगार है, जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, खासतौर से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब में और केरला तक जा रहे हैं, यदि वो और वहां पर एक जलालत की जिंदगी जी रहे होते हैं, वहां जो मजदूर, आज जो ये स्थिति हुई है उससे साफ हो गया कि जब तक उनको फायदा था कंपनी वालों को, फैक्ट्रीज वालों को उन्होंने आपके रखा, आपके जो कॉटेज में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने रखा, और जब जरूरत नहीं हुई या 2 महीने का पैसा देना पड़ा तो सबको भेज दिया गया। क्योंकि मैं ये मानता हूं ये सारे मजदूर वो लोग गए हैं जिनकी नौकरियां नहीं बची। तो क्यों नहीं राज्य सरकारें 15,000 रुपए वाले को यदि आप 10,000 रुपए भी बिहार में देंगे, दरभंगा में देंगे, पूर्णिया में देंगे, पटना में देंगे, तो वो ज्यादा बेहतर जिंदगी जी पाएगा। और क्यों नहीं हम राज्य सरकारों पर इस बात का दबाव डालें कि ये जिंदगी भर प्रवासी गिरमिटिया होकर हम जीते रहें। आप सवाल सही कर रहे हैं विजय जी, लेकिन उसके साथ काउंटर ये है कि इतने मजदूर जिनका आंकड़ा अभी अधिकृत तौर पर नहीं है, तमाम तरह के 40 करोड़ 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र, अनियोजित क्षेत्र में कामगारों की, मैं सिर्फ मजदूर नहीं कर रहा हूं, सही उन्होंने कहा कामगार मानिए, चाहे इलेक्ट्रीशियन है चाहे प्लम्बर है, उन्होंने हो सकता है ITI से कुछ डिग्री लिए, इतनी बड़ी तादाद है जिसमें एक सूबे में अगर 23 लाख 28 लाख 29 लाख लोग हैं, कहां से राज्य सरकारें नौकरी देगी? पहली बात, राज्य सरकारों ने भी जो कहा है रोजगार के अवसर का स्किल मैपिंग का मतलब सरकारी नियोजन में है। तो मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दूं, अच्छी बात राजेश जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही तो सही, लेकिन हम उसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर बात कर रहे हैं। सही किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हो क्या सकता है? अब देखिए एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, यूपी सरकार ने चपरासी की वैकेंसी 62 वैकेंसी के लिए ये दिया, वैकेंसी क्रिएट की, 93,000 एप्लीकेशन आए 62 वैकेंसी के लिए, जिसमें 3700 PhD के लोग थे। PhD मास्टर, जो मास्टर के बाद PhD करते हैं डॉक्टर साहब, वो 3700 लोग थे चपरासी की नौकरी में, 93,000 एप्लीकेशन 63 के लिए। ऐसे ही आंकड़े मेरे पास राजस्थान और दुनिया में, बिहार यूपी सब राज्य के, राजस्थान में 9 पोस्ट के लिए 15,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें वैसे ही PhD इंजीनियर, आपको बता दें 130 इंजीनियर थे, वकील थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और 393 पोस्ट ग्रेजुएट थे। जब उसी सूबे में, जब इनके वहां जाने से पहले, ये लोड बढ़ने से पहले, वहां बेरोजगारी का ये आलम है कि 90,000 अप्लाई किया जाता है 100 पोस्ट के लिए, उसमें हर तरह के लोग हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्रीधारी। तो इनको आप कहां से नियोजित करेंगे? मेरा सवाल तो ये है कि रोजगार के अवसर कहां सृजित करेंगे? औद्योगिकरण की बात करें, मैं बिहार का रहने वाला हूं,
पिछले 20 साल से बिहार में कोई इंडस्ट्री बाहर से आई नहीं, औद्योगिकरण हुआ नहीं। बल्कि अगर मैं 40 साल पहले के उद्योगों को देखूं, जिसको ये नेहरू काल 60 साल 70 साल पहले की कहते हैं, सिंदरी कारखाने, बरौनी, फर्टिलाइजर, सब डूब गया। सारी औद्योगिक जो इकाइयां थी वो बंद हो गई, उसके बाद बड़े शहरों की तरफ शिफ्ट की गई। तो सवाल ये उठता है कि जब वहां अवसर नहीं है, मैं आपकी मंशा पर, ना तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर मुझे संदेह है, ना मान ले कि योगी ने कहा और नीतीश ने कहा और सरकारें, सवाल उठता है उसकी गुंजाइश कहाँ है। मुझे उसकी गुंजाइश में इन आंकड़ों में बहुत दिखती है कि ये इतने छेद हैं कि 26 लाख, 30 लाख, 50 लाख मजदूरों के लिए, और वो मजदूर नहीं है, माफ करिए, उसमें एक और मुश्किल है। सबको मनरेगा में आप 100 दिन का, 125 दिन का काम कराने लगेंगे, और आप साथ में सुसाइड करने लगेंगे। वो कोई कारपेंट्री का काम कर रहा था, मान लीजिए 19,000 का कमा रहा था, कोई इलेक्ट्रीशियन था, प्लम्बर था, कंस्ट्रक्शन में था, अब सबको खेत में जोतेंगे। पहले क्या मनरेगा के इतने अवसर क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि अभी उस पर वो आंकड़ा आज ही आया है। ठीक है, तो ये कहाँ, मेरा सवाल यहाँ है विजय जी। राजेश जी, बात अजीत जी जो है बहुत गंभीर कर रहे हैं, बिहार से जुड़ी हुई है, लेकिन बिहार के लिए मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट अजीत जी और बिहार सरकार ये कह रहा हूं कि राज्य सरकारों का जो निकम्मापन है, बिहार सरकार ने जो डेवलपमेंट नहीं किया, उत्तर प्रदेश ने जो डेवलपमेंट नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी दूसरे लोग उठाएं, महाराष्ट्र के लोग उठाएं और वो एहसान करें। आप देखते हैं कि हर साल 6 महीने में महाराष्ट्र में, मुंबई में यूपी भैयन और बिहारी और ये कह के पिटाई होना और उस तरह की बदतमीजी होना वहां पर उनको झेलनी पड़ती है। तो क्यों न, और ये स्किल डेवलपमेंट है। हम जब अमेरिका जाते हैं तो आप ब्रेन ड्रेन जैसा एक बड़ा शब्द काम में लेते हैं, लेकिन दरभंगा से महाराष्ट्र जाते हैं तब ब्रेन ड्रेन नहीं करते। इस स्किल को हम अपनी स्टेट्स में काम में क्यों नहीं ले सकते? यदि 50% भी लेंगे, क्यों नहीं इस पर काम किया जाए? एक नए तरीके का शुरुआत क्यों नहीं की जाए? मैं ये जानना चाहता हूँ राजेश। आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए, दरअसल इस देश में ये समस्या की शुरुआत कब से हुई है। 30 बरस पहले तक ऐसी स्थितियां नहीं थी। आबादी के अनुपात से उनका आकार भी छोटा था। लेकिन मैं आपको 1993 की बात बताता हूं, 27 साल पहले की बात है, जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो भारत सरकार को कर्ज लेना था विश्व बैंक से, विकास के बड़े प्रोजेक्ट। तो जब उनकी टीम आई और उन्होंने भारत और तमाम राज्यों के जो उनके आंकड़े देखे, तो उन्होंने ये पाया, और ये बात उन्होंने भारत सरकार से कही कि आपका 60% खर्च तो केवल एस्टेब्लिशमेंट पे जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में कर्मचारियों की तनख्वाहें होती हैं या मैन पावर पर जो आप उनका पारिश्रमिक दे रहे हैं उन पर होती हैं। तो 27 साल से इस देश की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। उसके बाद केंद्र सरकार ने और उनके परामर्श पर राज्य सरकारों ने, आप देखिए, स्थायी नौकरियां बंद कर दी हैं। जो लोग रिटायर होते हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, पद नहीं भरे जा रहे हैं। जो शिक्षा विभाग है उसमें पीरियड के हिसाब से ठेके पर शिक्षक भरे जा रहे हैं, मजदूरों की तरह शिक्षक भरे जा रहे हैं। तो हर डिपार्टमेंट में अब स्थायी रोजगार देना बंद कर दिया। अब स्थिति ये हो गई है कि एक तरफ तो बेरोजगार और शिक्षा का आंकड़ा बढ़ता गया, प्रतिशत बढ़ता गया साक्षरता का, और हमारे बेरोजगार पैदा होते गए, लेकिन सरकारों ने उनको नौकरी देने का जो राजेश आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप गांधी की बात हमेशा करते रहते हैं, लिखते भी बहुत है। मैं उसी पर आ रहा था। लेकिन गांधी के रोजगार की जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम छोड़कर चले ना। आपने नरसिम्हा राव का जिक्र किया, तो लिबरलाइजेशन का जो दौर आया, वो गांधी का जो स्वरोजगार या ग्रामीण रोजगार का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, उससे हम दूर चले गए ना। हम वापस वहां नहीं जा सकते क्या? यही इसका अगला नुकसान क्या हुआ? यही तो हुआ कि हर घर में एक एक बेरोजगार तैयार हो गया। अब अगर हम गांधी को याद करते हैं तो गांधी के ग्राम स्वराज को याद करना पड़ेगा। आज भी ये गांव में स्थिति है। आप तो 10,000 कह रहे थे, मैं आज गारंटी से कहता हूं कि गांव में अगर एक बेरोजगार को 5,000 रुपए मिल जाए तो वो 10,000 रुपए के लिए शहर नहीं जाएगा। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी स्थानीय चीजों के लिए आत्मनिर्भरता की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट को लेकर इतने संवेदनशील हैं कि अपनी हम चीजों को बनाएं, बेचें और उनके बाद अपने ही लोगों को उनको स्वाभिमान से जीने का हम उनको अवसर पैदा करें। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। मैं पिछले चुनाव की दरमियान काफी घूमा था, कई राज्यों में घूमा था। तो जितने भी BHEL हैं भारत में, जितने भी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कारखाने हैं, विमान का जो कारखाना है, आर्मी के जो आयुध डिपो हैं, वहां सब जगह काम को घटाया गया है। वहां सब जगह जो काम उनको मिल रहा था उसका 10% भी काम नहीं बचा है। लोग बेरोजगार हो गए। अगर आप एक राष्ट्रीय सर्वे पाएंगे तो आप खुद चौंकेंगे
कि पिछले 5-6 वर्षों में इन उपक्रमों को जानबूझकर बंद करने का षड्यंत्र है, साजिश है। तो अगर हम स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी का ये विस्फोट पैदा कर रहे हैं तो हम फिर रोजगार देंगे कहां से? तो इसके अलावा गांधी के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं हमारे पास। गांधी के अलावा दूसरा चारा नहीं। अजीत जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है और देश में बहुत सारे लोग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। यदि इन दोनों को मिलाकर हम कुछ रास्ता निकाल सकते हैं क्या, या सिर्फ सरकार का? यदि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे और चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे तो शायद कुछ नए रोजगार के साधन लोकल स्तर पर हो सकते हैं। आप नहीं चाहते कि अपने लोग इज्जत से वहां रहें अपने घर पर? देखिए विजय जी, अब वो चाइनीज प्रोडक्ट के बाइकॉट का मामला बहुत बड़ा मामला है। ऐसे देखें तो किसी भी देश को, देश के नागरिक के तौर पर मुझे भी लगेगा कि हम क्यों चाइना से अरबों का सामान खरीद के और चाइना की आर्थिक स्थिति में बिलियन डॉलर का वहां हम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन उसकी डिटेलिंग करेंगे वो अलग विषय है, क्योंकि जो चाइना का प्रोडक्ट आप यहाँ 100 रुपए में खरीदते हैं चाइना से आकर, वही प्रोडक्ट यहाँ 300 रुपए मिलता है। उसकी लंबी कहानी है। मैं एक बात जो आपने कहा शुरू में विजय जी कि महाराष्ट्र और वो एहसान करते हैं, मैं थोड़ा वहां पे दूसरे तरह से देखता हूँ। महाराष्ट्र में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, वहां बिहार, यूपी और इधर के नॉर्थ के मजदूर अगर न जाए तो वहां की कंस्ट्रक्शन और काम की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा सिर्फ इससे आप लगा सकते हैं। लेकिन आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? कर्नाटक की चिंता क्यों कर रहे हैं अजीत जी? उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र के लोगों को मैं चिंता नहीं मैं चिंता नहीं कर लीजिए, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैं तादाद की बात कर रहा हूँ कि ये तादाद, भाई जैसे अब चलिए मैं तार्किक बात कर रहा हूँ। मान लीजिए 10,000 ठेला वाले, इसमें मजदूर को मतलब आप सिर्फ माली और प्लम्बर मत मानिए और खेत में काम करने वाले। मान लीजिए 40,000 ठेले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फल वाले, सब्जी वाले आ गए यूपी में। मान लीजिए आपके मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में 5 सब्जी का ठेला पहले से लग रहा है जो सैचुरेटेड है, वहां 40 ठेले, 30 ठेले और लग जाए। इसको बहुत बारीकी से सब चीज को समझने की जरूरत होगी। क्या डिमांड सप्लाई उतनी है? क्या कंजम्पशन उतना है? क्या हमने उन सबको कुछ कुछ दे के, अगर जैसे कह दिया कि हम 5,000 करोड़ का बजट है सरकार का, रेडी खोमचे वालों के लिए 10,000 रुपया देंगे, ठीक है, एक अच्छी योजना है। उसमें आगे कितनी लूट होगी और कितनी कमीशन खोरी होगी, 10,000 लेने के लिए उसको 5,000 बिचौलियों को देना पड़ेगा, वो अलग कहानी है। लेकिन क्या इतने अफसर हैं? मेरा बार बार बुनियादी सवाल यही है। और जब अफसर नहीं होगा तो योगी जैसे कह देते हैं कि दूसरे राज्यों को हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी, उनकी सोशल सुरक्षा की गारंटी देंगे तब हम जाने देंगे। भाई जिसको पैसे चाहिए, जिसको घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, इससे मैं सहमत हूं जो राजेश जी ने कहा 5,000 क्या, वहां 3,000। मनरेगा में तो इतना ही होता है, 100 दिन का काम साल में। 3,000 महीने मिलेगा तो भी 10,000 के लिए नहीं जाएगा। लेकिन वो मिलेगा कहां से? उसके अवसर कहां है? ये अवसर अभी अचानक सरकार क्रिएट कर सकती है क्या? इसके लिए दशक लगते हैं और उसके बाद भी लोगों के आने जाने को व्यवहारिकता के आधार पर देखेंगे, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। मुझे इसमें हंस सकते हैं विजय जी, मैं प्रैक्टिकल धरातल पर सिर्फ बात कर रहा हूं कि उतने, मान लीजिए 10,000 प्लम्बर आ गए, उन प्लम्बर को कहां काम देंगे? क्योंकि ये आबादी अगर 2 लाख की होती, मैं मान लेता कि 2 लाख मजदूर आ गए यूपी में, तो चलिए 2 लाख को 75 जिले में बांट दीजिए, हर जिले में 50,000। लेकिन हर जिले के, फिर तो डीजी साहब की चिंता ठीक है, बिहार के डीजी साहब की चिंता ठीक है कि अनरेस्ट होगा ही। नहीं, बिहार की चिंता नहीं है, किसी भी राज्य में होगा, यूपी में भी होगा। बिहार के डीजी साहब की चिंता ठीक ही है कि उनको अनरेस्ट का डर लग रहा है। नहीं, ये तो असंवेदनशीलता है, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ। ये असंवेदनशीलता है कि गरीब आदमी चोर होता है और गरीब आदमी चोरी करता है। जितने गैंगस्टर हैं, सूरज भान से लेकर शिवप्रकाश शुक्ला, और जितने मारे गए, पकड़े गए और जेल में यूपी में जितने अंसारी से लेकर अजय राय, इसमें कोई गरीब मजदूर नहीं है। तो वो फिर एक लंबा विमर्श है। राजेश जी, ये बेचारे वहां भी तमंचा उठाने का ही काम करते हैं, माफिया सब ऊपर वाले लोग होते हैं, वो मुद्दा नहीं है। मैं सिर्फ इसमें विजय जी से प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग फिर चाहिए, 20 साल की, 25 साल की, और वो ये तात्कालिक नहीं होगा। वक्त मेरे पास कम है, एक लाइन में बताइए कि क्या आप देख रहे हैं। एक चीज और छोटी सी बता दीजिए कि रिवर्स माइग्रेशन की संभावनाएं आप फिर से देख रहे हैं? इसका मतलब, क्योंकि मैं बड़े पैमाने पर देख रहा हूं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे मजदूर इतने दुखी होकर गए, टॉर्चर होके गए, कि हो सकता है 10-20% लोग रुक जाएं, वहां कम गुंजाइश में।
5,000 10,000 कमाते थे, उसमें 30% कम भी हो जाए, रुक जाए, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन होगा, अगले 3 महीने में होगा। जी राजेश जी, रिवर्स माइग्रेशन की चिंता यदि हम करें, चर्चा करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मजदूर पहले गया था 15,000 में, आज जब वो लौटेगा तो उसका मालिक कहे कि मैंने तो 8,000 में ही लोग रख लिए हैं, तुम्हारे को 10,000 की भी तनख्वाह चाहिए तो नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए, जो अजीत जी अभी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ। रिवर्स माइग्रेशन होगा, और ऐसा होना, वो जो गांव से वापस आएगा मजबूरी है। क्यों कि अगर मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मेरे एक मित्र के यहाँ लगे हैं मजदूर, वो 500 रुपया पति को और 500 रुपया पत्नी को देते हैं रोज के मजदूरी के। उस 1,000 रुपया वो परिवार, 2 बच्चों वाला परिवार कमाता है, महीने के 30,000 रुपया उसको मिलता है। गांव जब वो गया है तो उसको से गांव में अभी तो उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, लेकिन उसके अपने गांव में 30,000 की क्या बात है, 5,000 से 10,000 रुपए भी नहीं मिलेगा। जब 5,000 से 10,000 का नहीं मिलेगा, उसको आदत पड़ गई है दिल्ली में 30,000 रुपए कमाने की, तो वो मजबूरी में आएगा। एक दूसरी चीज, हम इसके सामाजिक बिखराव को नहीं देख रहे हैं कि जो 30,000 रुपया कमाता था, साल में 2 बार अपने गांव जाता था, जो फसल होती थी 4 भाइयों के बीच की, उसका गेहूं दाल चावल लेके आता था, वो अपने भाइयों के यहाँ कुछ साड़ी और कपड़े लेके उपहार जाता था, और एक सद्भावना पूर्वक परिवार चल रहा था। अब जब ये मजदूर गए हैं, तो उन्हीं परिवारों में अब ये संघर्ष की और द्वंद की स्थिति बन गई है कि अब ये हमारे सिर पर रहेंगे, और ये मना रहे हैं कि कब ये वापस जाएं दिल्ली, कब ये वापस जाएं। तो ये पारिवारिक और सामाजिक बिखराव की जो स्थिति है, ये आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक होगी। और जब उनको 30,000 रुपया नहीं मिलेगा, तो जो दूसरी बात अजीत जी ने अभी कही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। गरीब आदमी को हथियार क्यों नहीं उठाना चाहिए? गरीब आदमी को अभी तो अपराध बढ़ेगा, आप देखिएगा, गांव में अपराध बढ़ेगा, छोटी छोटी चोरियां बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों को अपने परिवार का पेट पालना है, और मजबूरी में उनको अपराध की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, जाएंगे लोग। और मैं उनके समर्थन में हूँ। राजेश, बहुत गंभीर बात आपने कही। अजीत जी, आपने भी बहुत ज्ञान की बातें कही। मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों से कम से कम मेरे ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा हुआ, जो मेरे पास बहुत कम था उसमें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी पर आप सब लोग बने रहे, इसके लिए आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए, लोगों का ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। शुक्रिया, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।